चलिए, तो हम लोग का ज्योमेट्री का बेसिक क्लास चल रहा है। तो इसमें हम लोग ज्योमेट्री के जहाँ तक हम लोग चीज़ों को पढ़े हैं उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग का ज्योमेट्री चल रहा है, ज्योमेट्री चल रहा है अभी। और चलिए, ये तो पहला क्लास हो ही गया है। खैर, पहला क्लास है, छोड़िए, सीधे अपने टॉपिक से शुरू करते हैं। तो अब जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग पढ़ चुके हैं एंगल्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। उनके बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग को समझे हैं कि कौन से एंगल्स हैं, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्टयूस एंगल, सभी हम लोग एंगल्स के बारे में जाने थे। हम लोग ये जाने थे कि पॉइंट क्या है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझा है। अब तक हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जाना है। अब उसी चीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आज उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे एक आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक बहुत जगह पे आप सुनते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, इसमें क्या है ना कि बहुत सारा टॉपिक है, मतलब है पुराना पुराना ही चीज़ है, बहुत है, कम नहीं है। एंगल्स के बारे में बात करिए, फिर ट्रायंगल के बारे में बात करिए, सर्कल के बारे में बात करिए, फिर चतुर्भुज के बारे में बात करिए, बहुत सारा, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो होने को इसमें बहुत कुछ है। तो हम लोग एक काम करेंगे, मतलब कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, फिर कुछ चीज़ों को जानेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अभी तो पहले भी कुछ दिन तक तो पहले ये सब बेसिक चीज़ों को ही बताने में आपको, मतलब बेसिक ही सिर्फ नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि आपके काम का नहीं, सब आपके काम ही के चीज हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका पूरक कोण हो गए, पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होते हैं? तो ऐसे दो कोण, कोई भी दो ऐसे कोण जिनका योग जो हो वो 90 डिग्री हो। कोई भी ऐसे दो कोण जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सम। सम जो है उनका 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तब वो दोनों के दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि यहाँ पे 45 डिग्री है, इसका पूरक कोण क्या है? 45 डिग्री का पूरक कोण अगर हमको निकालना हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो क्या हो जाएगा? 45 ही हो जाएगा। 45 डिग्री का पूरा कोण 45 डिग्री ही है, 45 डिग्री है। यहाँ पे तो इक्वल हो गया क्योंकि 45 डिग्री था, उधर भी 45 था, 90 हो गया। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें 10 डिग्री का पूरा कोण, तो 10 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा बाबू? 80 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर मैं आपसे बात करूं 1 डिग्री का पूरा कोण, बताएंगे आप में से कोई? 1 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा बाबू? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 डिग्री का, 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताएंगे। साथ ही साथ हम लोग चीजों को समझते चलेंगे और करते भी चलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1 डिग्री, क्या आप लोग तक आवाज जैसे से आ पा रही है? जो बच्चे अभी आ रहे हैं लोग, हाँ, आप लोग बता सकते हैं। 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 8। ओके, और कोई? कुछ सुधार करना है? 8 डिग्री, 8 डिग्री बाबू, 89 ना, 89 डिग्री ना। 1 डिग्री का पूरा कोण मतलब जोड़ने पे 90 होना चाहिए ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी जो पूछे उसमें 90 में से उसे घटा देना है। 90 में से 1 माइनस कर दिया, 89 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से है। अगर मान लीजिए आपको 40 डिग्री का पूरा कोण बताना हो, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो क्या हो जाएगा? 40 डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री। बात समझ में आया? तो पूरा का कोण क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सा टॉपिक है, छोटा सा बात है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? जब दो या दो से अधिक कोणों का योग, दो कोण, दो या अधिक नहीं करना चाहिए, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, दो कोण, ठीक है। ये दो से अधिक वाला ये जो मैंने निकाला वो वैसे नहीं आना है, सिर्फ दो कोण। कोई भी पूरक हम लोग के सिर्फ दो कोणों के बारे में बात होगा, ठीक है। भाई 1 डिग्री का पूरक क्या होगा? तो 89।
10 डिग्री का क्या होगा तो 80, 80 का क्या होगा तो 10, 5 का क्या होगा 85, 85 का क्या होगा 5। मतलब जब दो कोणों का योग, वो जो मैंने ऐसे फ्लो में बोल दिया 2 या 2 से अधिक, वैसे नहीं चलेगा। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग उन दोनों कोण को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, उन दोनों को एक दूसरे का कहेंगे। जैसे अगर 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री है। ठीक है, अगर 10 का 80 है तो 80 का 10, 45 का 45 तो 45 का 45। ये क्लियर है, इसमें अब कुछ बात नहीं है, छोटी सी टॉपिक थी, झूठ मूठ के यहाँ पर खींचने का कोई अर्थ नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं। यहाँ पे बिना काम के ये सब पेज बर्बाद हो गया है, उसको हटाइए। चलिए, अब है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? समपूरक कोण। अब समपूरक कोण क्या हो गया? जब दो या दो से अधिक, फिर वही बार बार अधिक वाला बात है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग कितना हो बाबू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो। देखिए बहुत बहुत ज्यादा लंबा लंबा हम भाषा कभी प्रयोग नहीं करते चलेंगे, तो इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब वक्त हम लोग का देना होगा। मैं चाहता हूँ आप चीजों को समझिए। ठीक है, चीजों को समझ लीजिए, और इसमें क्या है उतना तो हम लोग कर ही रहे। दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उन दोनों कोणों को एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं अपने भाषा में, अपने समझने के लिए। जब भी आपको लिखना हो तो आप ऐसी चीजों को लिख भी सकते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। जैसे में समझेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर है आपको 100 डिग्री का संपूरक कोण, 100 डिग्री का संपूरक। संपूरक ऐसे भी लिखा जाता है, संपूरक में ऊपर अनुस्वार भी दे दिया जाता है, दोनों बातें की है। संपूरक कोण अगर कहे 100 का, तो कितना होगा, सिर्फ 80 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आपसे 50 डिग्री का संपूरक कोण कह दिया तो कितना होगा बाबू 130 डिग्री, क्योंकि 130 और 50 जोड़ने पर कितना होगा 180। 130 कैसे मिलता है, तो सिंपली 180 में से 50 घटा दिए तो 130 मिल गया। बात समझे? आप ऐसे सोचेंगे कि 50 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा कितना, ऐसे नहीं पता चलेगा। क्या करना है, 180 में से 50 घटा देना है। देखिए तो 180 में से जब हम 50 घटा रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक 130 आ जा रहा है। तो हम ऐसे निकालेंगे, जिसका भी पूछा संपूरक कोण, तो 180 में से बस उसको माइनस कर देना है, बगल वाला रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा इस प्रकार से, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप मुझे बता दीजिए कि आप मुझे बता देंगे कि 99 डिग्री का या 95 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, बताइए तो 95 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? बताएंगे? ठीक है, हाँ कुछ नहीं, नहीं समझ में आया, 130 में से 95 घटा, 180 में से 95 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 9 गया 8, कितना हो गया आपका 85 डिग्री। बात करता हूँ, मतलब हमें क्या करना है, तो हमें जो भी पूछे उसको 180 में से माइनस कर देना है। ये हो गया संपूरक कोण। अब आपको कुछ चीजों को, और अब कुछ चीजों को जानना है, ध्यान देंगे। देखिए
आप अब कुछ कुछ कोण आपको ऐसे पता चलेंगे, बहुत सारे मैं कोण आपको देता हूं, एक बताएंगे, पहले आप बताने का प्रयास करें कि आप लोग जानते हैं कि नहीं, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख ताकि ऊपर में लिखूंगा, नीचे में बना देता हूँ। मुझे बताइएगा यहाँ पे ये जो कोण है, ये दोनों मान लीजिए 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, 1 और 2, ये जो दोनों कोण है 1 और 2, ये दोनों कोण आपस में क्या कह कौन से कोण कहलाते हैं, क्या आप बता सकते हैं? बता सकते हैं 1 और 2, ये जो दो कोण है, इन दोनों का क्या संबंध है, इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं? नहीं पता है, नहीं ध्यान आ रहा है, देखेंगे, मैं बता देता हूँ। ये दोनों कोण आसन्न कोण है, क्या है? आसन्न कोण। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ये क्या है? ठीक है, ध्यान देंगे, ये क्या है? मैं आपको ना, मैंने कहा है ना कि थोड़ा सा मैं आपको ज्योमेट्री से, चूंकि यहाँ से बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में नहीं है या पहले आई हैं, देखिए आप पढ़े हैं लेकिन उस समय आपका आपके ध्यान में नहीं रहा, तो मैं उन चीजों को आपके सामने से गुजारूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? इसी हिसाब से मैं आपके सामने से गुजारूंगा। अब एक एक चीज को अगर लिखने भी लगूं तो पता चलेगा ज्योमेट्री ही पढ़ते रह जाएंगे हम लोग बहुत दिनों तक। ठीक है, तो वो भी नहीं करना है, तो दोनों चीजों को मुझे देखना है, तो इसलिए मैं सब कुछ बताऊंगा, पर सब कुछ जो बोल रहा हूँ वो सब कुछ यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। सब कुछ लिखने पर आप भी जानते हैं ना, बड़ी फिर माथापच्ची हो जाएगा। तो इसलिए चीजों को आप सुनेंगे, वीडियो छूटता है तो फिर एक बार देखेंगे, जब भूलते हैं तो फिर एक बार देख लेंगे, बाकी प्रैक्टिस हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कोण, जब आपके दो कोण इस प्रकार से हैं जिसका ये शीर्ष बिंदु, मैंने पहला दिन ही आपको कुछ बताया था, मैंने पहला दिन ही जब आपको कोण मैंने बता रहा था तो मैंने बताया कि जब दो किरण जिनका एंड पॉइंट एक ही होता है तो बीच में एक कोण का निर्माण होता है। दो किरण इस प्रकार से हो जिनका एंड पॉइंट सेम पॉइंट हो, तो वो क्या हो जाता है, वहीं पे एक कोण का निर्माण हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है, ये जो दो एंगल्स हैं, ये जो दो एंगल है 1 और 2, ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों आसन्न कोण कहलाते हैं, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। कैसे कैसे? तो ये जो इनका इसका रूल क्या होता है, तो इसमें होता है कि आपका जो ये पॉइंट है ये सेम होना चाहिए, और एक कॉमन साइड इसका ये वाला जो है, जैसे ये एक इसका एक मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, ये अगर ए बी मान लीजिए, ए है, ये बी, ये ओ है, ये मान लीजिए बी है और ये सी है, तो यहाँ पे ओसी जो है, इन दोनों के लिए ओसी का जरूरत है। देखेंगे ओसी जो है, ओसी के सहारा से ही ये एंगल भी बन रहा है और ओसी के सहारा से भी ये एंगल बन रहा है, यानी दोनों में एक जो भुजा है, एक जो साइड है वो आपका कॉमन होना चाहिए, और एंड पॉइंट इन सबका सेम है, इन दोनों कोणों का एंड पॉइंट यही है और एक साइड इसका कॉमन हो। ऐसे कोई भी एंगल, अब जोड़ने के ऐसा ही हो, फिगर कुछ भी हो सकता है, फिगर ऐसा भी हो सकता है, फिगर ऐसा भी हो सकता है, बात समझ में आया? फिगर ऐसा भी हो सकता है, कोई भी ऐसे है और इन दोनों कोणों का बात किया जा रहा है, तो इसमें भी फिर ये सेम हो गया ना। तो ये दोनों कोण सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी आसन्न कोण की श्रेणी में आएंगे, सभी क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण, यानी कि एडजेसेंट एंगल। जब दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो, सेम हो, कॉमन हो, और एक भुजा उसका सेम हो, ठीक है, दोनों एंगल के लिए एक भुजा उसका सेम होना चाहिए, तो ऐसे कोण हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं। ऐसे कोण हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, आसन्न कोण। और जैसे ही आप आसन्न कोण जानेंगे ना, तो इसी के साथ इसी का एक स्पेशल कोण आ जाता है,
वह आसन कोण की ही कैटेगरी में है, लेकिन क्योंकि वो एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, उसके लिए उसका एक अपना अलग हो जाता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म एक अपना अलग हो जाता है। रैखिक युग्म मतलब ये भी तो आसन कोण के जोड़े है ना, ये आसन कोण का युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा, आसन कोण के ये जोड़े हैं। अभी हम लोग जब रैखिक युग्म के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि लीनियर पेयर के बारे में, तो रैखिक युग्म क्या है, तो इसके नाम में आप समझेंगे तो थोड़ा बहुत आपको नाम से क्लियर हो जाएगा। रैखिक, पहले आप एक बात समझिएगा, मैंने अभी भी आपको एक पढ़ाया कि आसन कोण। आसन कोण के लिए मैंने एक बात बताया कि जब दो कोण इस प्रकार से हो, जब दो कोण इस प्रकार से हो जिनका एंड पॉइंट या सिर्फ ये जो एक ही हो, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, क्या यहाँ पर इस दोनों एंगल पर जो हमारा एक और दो है या एक्स और वाई है, क्या यहाँ पे ये जो दो एंगल है एक्स और वाई, आप मुझे पहले बताएंगे एक्स और वाई क्या आसन कोण हैं? एक्स और वाई आसन कोण हैं? पहले तो ये बताइए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्स और वाई आसन कोण हैं या नहीं? एक्स वाई आसन कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल के अंदर आते हैं कि नहीं, उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके रूल को ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। नहीं है बाबू, हैं। ठीक है, आसन कोण है, ध्यान रखिएगा, ये आसन कोण है। यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये मान लीजिए ये अगर ओ पॉइंट है तो ओ ए इधर हो गया, ओ बी ये हो गया, ओ सी हो गया, ये तो है एक्स और वाई आसन कोण है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वाई कर रहे हैं, दे आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री भी हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब मैं आपको यहाँ पे इसके जगह पर तीन केसेस आपको पता चलेंगे। पहला, ये दोनों कोण आसन कोण हैं, कोई डाउट नहीं। दूसरा, अभी अभी पीछे जो हम लोगों ने, हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं, 180 डिग्री का होता है। एक स्ट्रेट लाइन पे जो कोण का बनता है वो 180 डिग्री, हम लोग पहले क्लास में ज्योमेट्री के देखे हैं। तो अभी जो बच्चे एक संजू करें कि सप्लीमेंट्री बिल्कुल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री कन्फर्म है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री है, इसलिए एक सप्लीमेंट्री एंगल भी दोनों है। ठीक है, अब ये जो दोनों मतलब x और y एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, x के लिए y, y के लिए x, ये अलग केस। अब x और y आसन कोण भी मैंने कह दिया, सप्लीमेंट्री भी, और साथ ही साथ रैखिक युग्म, ये एक स्पेशल हो गया। यानी कि रैखिक युग्म जो है वो आसन कोण से ही आता है, बस इसमें एक ही बात फर्क हो जाता है, ये स्पेशल तब हो जाता है जब ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। यानी कि रैखिक युग्म जब दो कोणों का योग जब दो कोण जो इसको मतलब ऐसे कहेंगे, दो आसन कोण इस प्रकार से हों, जब हमारे आसन कोण इस प्रकार से हों, दोनों एंगल आसन कोण के दोनों एंगल आसन कोण इस प्रकार से हों कि उनका योग 180 डिग्री हो जाए तो रैखिक युग्म हो जाता है। यानी पहले ये आसन कोण ही है, पहले ये एडजेसेंट एंगल ही है, तो हमारा एडजेसेंट एंगल इस प्रकार से हो कि उनका सम जो है वो 180 डिग्री हो जा रहा है, तो उसे हम लोग लीनियर पेयर कह देते हैं, वो हमारा रैखिक युग्म में आ जाता है, वो हमारा जोड़ा बन जाता है लीनियर पेयर का। ठीक है, लीनियर पेयर हो जाता है। तो क्या कहें हम, एडजेसेंट एंगल इस प्रकार से हो, यानी कि आसन कोण इस प्रकार से हो कि उनका सम जो है, उनका योग जो है वो 180 डिग्री हो जा रहा है, तब वो क्या बन जाता है, स्पेशल बन जाता है, रैखिक युग्म के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इसी में से ये है, यहाँ पे ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, बस ये क्या हुआ, सीधा हो गया। यहाँ पे एक और दो जोड़ने पर 180 नहीं ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा यहाँ पे एक और दो 180, लेकिन यहाँ पे हो जा रहा है, तो इसीलिए ये रैखिक युग्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कोण आप देखें। चलिए, अभी कोणों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है बाबू, बहुत है। अभी देखिए, अभी तक तो आप ये देख रहे हैं कि अधिक कोण देखें, न्यून कोण देखें, समकोण देखें, आसन कोण देखें, ये सब देखें। अब देखिए, आपको एक और शब्द सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं, नहीं सुने होंगे तो मैं बता दूंगा,
शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण सुना होंगे, या फिर इसी का सम्मुख कोण भी नाम सुना होंगे, बात एक ही है। सम्मुख कोण, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, ध्यान देंगे। इसको देखें, कैंची देखे है ना, कैंची वो शीर्षाभिमुख कोण बनाता है। जब उसे हम खोलते हैं ना कैंची को, तो शीर्षाभिमुख कोण बनाता है। यहाँ पे जो होता है, कैंची जो होता है वो हमेशा शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बनाता है। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, ये कोण और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कौन कौन कहलाएंगे, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, इसको अलग कलर से कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक्स ले लेते हैं और वाई ले लेते हैं। एक्स और वाई जो है वो शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े हैं। ये जोड़ा क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े, सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में होगा, इस बात का ध्यान देंगे। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। और ये सब बराबर भी होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी और बराबर भी होते हैं, x इज इक्वल टू वाई होता है। तो वो तो हम लोग काम करते करते भी जानेंगे ही। पहले तो कोण कौन कौन से होते हैं ये नाम ही आप कंफर्म कर लीजिए, बाकी इक्वल होता है नहीं होता है वो तो बस एक बार बोलूंगा तो आपके काम में आ जाएगा। फिर उसी तरह से अगर इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण निकालना हो तो ये हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 भी शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े हैं। यानी कि यहाँ पे पेयर बनाना हो, पेयर बनाना हो, जोड़ा बनाना हो शीर्षाभिमुख कोण, तो देखियो सम्मुख कोण के वर्टिकली अपोजिट, मैं शॉर्टकट में लिख दूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल के जो जोड़ा बनाना है यहाँ पे दो गो बनेगा, क्या क्या, x कोमा वाई एक जोड़ा हुआ और दूसरा 1,2, ये दूसरा हुआ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखने के बजाय मुझे थोड़ा सा और एंगल के साथ लिखना चाहिए। कोण x, कोण y, ठीक है, और इधर कोण 1, कोण 2, ये सभी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, कौन कौन, ये दोनों, ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। एक तो ये और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जोड़े हैं, ठीक है। ब्रैकेट से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने ये बस आपको दिखाने के लिए लिया था, ठीक है, ओके। अब देखेंगे यहां पे क्या हो जाता है, ये हमेशा आमने सामने वाले इक्वल भी होते हैं, ये भी साथ में ध्यान रखते चलिएगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैंची जो होता है उसको जैसे हम लोग खोलेंगे ना, ऐसे तो बंद रहता है कैंची, जैसे हम लोग कैंची को खोलेंगे तो उसका जो ऊपर और नीचे जो कोण बना है वो सभी शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण का बस सिंपल सा फंडा, कोई भी दो लाइन आपस में जब काटती है, स्ट्रेट लाइन, कोई भी दोनों स्ट्रेट लाइन बीच में जहां भी कटेगी, जहां भी कैंची बनेगा, तो उसका सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, ठीक है। और इधर इधर वाला कोण फिर शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे बाबू, शीर्षाभिमुख कोण में अगर आप ध्यान दें तो इसमें आपके 2-3 रूल्स इसमें आ जाते हैं। अगर आप ध्यान दें इसमें तो देखिए कौन कौन से, एक तो ये अगर ध्यान दीजिए तो सिर्फ अगर इस कोण के बारे में चर्चा किया जाए, इस कोण और इस कोण के बारे में, तो देखिए तो ये आसन कोण हो गया, इसका ये एक लाइन है, ये इसका कॉमन पार्ट हो गया, और ये दोनों कोण हो गए, तो ये आसन कोण हो गए। साथ ही साथ ये कोण आपके रैखिक युग्म वाले में आ गए, लीनियर पेयर में आ गया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है। कोई भी स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर का सिंपल सा फंडा क्या था, ये जो लीनियर पेयर है आप जो पीछे पढ़ रहे हैं, लीनियर पेयर का सिंपल सा फंडा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक किरण खड़ी हो, कहीं भी खड़ी हो, स्ट्रेट हो, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब भी ये लीनियर पेयर भी कहलाएगा। परपेंडिकुलर भी है और लीनियर पेयर भी है। लीजिए एक परपेंडिकुलर भी यहीं पे आ गया। परपेंडिकुलर क्या, 90 डिग्री पे, ये तो मैं पहले भी सच बताया हूँ। सिंपली खंभा ये है, इस पे कोई चीज स्ट्रेट खड़ा हो गया, ये 90 डिग्री के है, कोण परपेंडिकुलर है, और थोड़ा सा तिरछा भी हो जाए तब ये भी कहलाएगा आपका लीनियर पेयर के अंतर्गत, ये भी आता है, ठीक है। आसवन कोण के अंतर्गत ये भी आता है। स्पेशल में साथ साथ ये परपेंडिकुलर हो गया तो 90 डिग्री का कोण भी हो गया, ठीक है। और ये भी हो गया आसन कोण। मतलब ज्योमेट्री में है क्या, कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चे,
को बस ये नहीं पता होता है कि ये कौन सा एंगल, जैसे कि कोई क्वेश्चन में आ गया और उसमें पूछ दिया कुछ, अब वो एंगल में कंफ्यूज है कि भाई कौन एंगल को ऐसे है, तो आपको पैटर्न वाइज चलना होगा। जैसे मैं लाइन से इसीलिए लेके चल रहा हूँ कि जैसे आसान कोण आपको पता चल गया तो उसी का स्पेशल जस्ट उसके बाद आपको पता चल गया रैखिक युग्म, यानी कि रैखिक युग्म में भी एक आसन कोण ही है, आसन कोण कंफर्म है, इस पर कोई डाउट नहीं है। बस स्पेशल क्यों हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वो आसन कोण का जो योग था वो 180 डिग्री हो गया, जब 180 डिग्री हो गया तब वो रैखिक युग्म कहला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को धीरे 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 करते हुए बढ़ाते हुए चलेंगे और जानते चलेंगे। आप ध्यान देंगे तो सभी चीजें आपके मन में फिर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण, और इसमें ये सभी भी नियम आपके सामने आते चलेंगे। तो जैसे ही शीर्षाभिमुख कोण आपका हो जाता है तब अब मेन एंगल का जो शुरुआत एक होता है जिसपे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इसी को अच्छे से जान जाना है। इसमें बहुत सारा एंगल आएगा, एक जो मैं फिगर अब बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले अभी पैरेलल लाइन तो मैंने आपको सिर्फ बता दी, समांतर रेखाएं तो आप जानते हैं, समांतर रेखाएं हम लोग बात शायद पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें तो कुछ रहा नहीं, उसमें कुछ रहा नहीं है। अभी इस पॉइंट पे फोकस करेंगे जो है, ये मान लीजिए आपको एक लाइन है और ये एक लाइन है और यहाँ पे ये इसको एक लाइन काट रही है। ठीक है, ये है ए बी सी डी, ए बी और सी डी दो लाइन है जिसको ई और एफ काट रही है। अब इसमें समझते चलेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को, या समांतर ना भी हो, जरूर नहीं है कि पैरेलल होना चाहिए, यहाँ पे मैंने पैरेलल लिया है क्योंकि यहाँ पे पैरेलल के साथ साथ वो रूल भी बताने चले के लिए, जरूरी नहीं कि हर बार पैरेलल हो, ये लाइनें ऐसी भी हो सकती हैं और इसको कोई ऐसा काट सकता है। बात समझ में आया, ये लाइनें इस प्रकार से भी हो सकती है। पहले पैरेलल, पैरेलल लाइन क्या है ये लास्ट क्लास में मैंने बता दिया होगा, नहीं बताया होगा अगर मैंने तो ध्यान से रखिएगा, मैं समझा देता हूँ। जब भी कोई दो लाइन पैरेलल कहलाती हैं जब इनकी दूरियां हमेशा समान बरकरार रहती हैं, ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगे। पैरेलल लाइन समांतर रेखाओं का अर्थ हो गया कि ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे। आप भटकते रह जाइएगा, दोनों लाइन को खींचते चले जाइए, दिल्ली मुंबई कलकत्ता घूमते घूमते आपको जहां जाना हो, विदेशों में घुस जाइए, पार करते हुए पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाइए जहां जहां मन करे, लेकिन पैरेलल लाइन का अर्थ ही हो गया कि ये दोनों कभी नहीं मिलेगा। दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका डिस्टेंस हमेशा एक ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, वो हमेशा दूरी बरकरार रहेगा। और अगर कोई दो लाइन पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब कंफर्म है कि कहीं ना कहीं जाके वो मिलेगा। यानी कि अगर हल्का भी झुकाव हो गया, मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ऊपर वाले का हल्का भी झुकाव हो गया, ठीक है, इस बोर्ड के एंड पॉइंट पे जाकर नहीं मिलेगा, मेरे व्हाइट बोर्ड के एंड पॉइंट पे नहीं मिलेगा, इस दीवार को फाड़ के और आगे अगर लाइन लेकर जाएंगे तो वहां पे जाकर मिल जाएगा। मतलब अगर कोई दो लाइन पैरेलल नहीं है तो लाइन का तो अर्थ ही होता है, आप जानते हैं, दोनों तरफ बढ़ सकता है, इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है। तो अब मान लीजिए कि अब कोई बच्चा कहे सर एक बात बताइए, ये दो गो लाइन है इधर, अब कहाँ ही मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, अरे इधर का इधर तो मिलेगा ना कहीं तो आके मिल रहा है ना, लाइन तो दोनों तरफ बढ़ता है तो उधर आके मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरीके से लेकिन पैरेलल लाइन का कहानी यह है कि ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे, इनको मेंटेन करते हुए जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पैरेलल लेकर के लिया है क्योंकि यहाँ पे साथ साथ गुण भी आपको, प्रॉपर्टीज भी मैं बता, बाकी याद रहे यहाँ पे जो भी मैं बोलने वाला हूँ, जैसे कि ये दो लाइन है और इसको कोई भी एक तीसरी रेखा काटती है तो उसको त्रियक रेखा कहा जाता है, ट्रांसवर्स। ठीक है, त्रियक रेखा हम लोग इसको कहेंगे हमेशा, यहां पे भी ये त्रियक रेखा है, लेकिन यहां पे भी हम लोग कहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात का खास ध्यान देना है कि इस समय कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाएगा, यहाँ की तुलना में यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे इक्वलिटी का बात चलने लगेगा वो मैं अभी बताऊंगा। पर जो जोड़ा का बात होगा कि जो भी एंगल्स का मैं जोड़ा बनाऊंगा वो सब जगह यहां भी लागू होगा। जैसे मैं एक साथ साथ यहाँ भी दे देता हूँ ताकि आपको चीजें भी क्लियर होते चले। थोड़ा सा मैं एक बना ही देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई एक एंगल ऐसे एक लाइन अगर होता, ऐसा भी लाइन होता और इस पे कोई एक तीसरी रेखा
ऐसे काट रही होती, और मान लीजिए कि इसी का नाम मैं दे देता हूँ, ये होता आपका, ये होता ए बी, ये होता आपका ए बी, ये होता सी डी, ये होता ई एफ। तो ये अगर तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इधर भी और उधर भी मैं जो भी एंगल का जोड़ा लिखूंगा वो दोनों के लिए है, जो भी एंगल के जोड़े लिखे जाएंगे दोनों के लिए होंगे। पर इसमें एंगल कौन कौन से है वो पहले देख लीजिए, ठीक है, वही सारा कंफ्यूजन वाला है। ये है आपका एक, मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं 2, इसको हम ले लेते हैं 3, इसको हम ले लेते हैं 4, इधर से आ गए 5, यहाँ पे हो गए 6, यहाँ पे हो गए 7, और इधर हो गए 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 कोण यहाँ पे बन गए। इन्हीं 8 कोणों के बारे में बहुत सारे एंगल्स चलेंगे, और भाई हम लोग को बस आज समझ जाना है। ठीक है, अब ये इधर भी यही कहानी इधर भी है। ठीक है, मैं अब इस वाले फिगर पे बताते चलूंगा ताकि आपको इधर वाला में मैंने लिख दिया है तो यहाँ पे समझ में आए। फर्क क्या है दोनों फिगर में बाबू? तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, तो जो जोड़ा होगा वो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। बस इसमें एक ही रूल होगा कि यहाँ पे बराबर का रूल चलेगा, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे नियम के अनुसार, वो मैं बता रहा हूँ। फिलहाल अभी जोड़े कौन कौन से इसमें बनते हैं, तो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण के जोड़े हम लोग देखते हैं। संगत कोण, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन हो रहे हैं वो देखिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो रहे हैं देखिएगा, ध्यान देगा। संगत कोण कैसे होता है, जैसे एक तरफ मान लीजिए तिर्यक रेखा जो है, जो तीसरी लाइन जो हो रही है, जो तिर्यक रेखा है, 2 या 2 से अधिक भी लाइन हो और उसको जो काट रही हो उसको तिर्यक रेखा ही कहते हैं। ठीक है, तो ये जो तिर्यक रेखा जो है जो काटी, ये इसके ऊपर वाला अगर लिए और ठीक नीचे वाला भी लाइन का इसके ऊपर वाला लाइन लिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण के जोड़े होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों संगत कोण के जोड़े हैं। ओके, ये दोनों क्या है? संगत कोण के जोड़े हैं। क्या हुआ? तो ये जो एक डंटा था, इसके अगर ऊपर हम रहे हैं तो इस वाले डंटा के भी ऊपर ही रहना है, और इस तीसरे डंटे के एक ही तरफ की बातें हो रही हैं। याद रखिएगा, ये नहीं कि दूसरे तरफ कूद के चले जाएंगे, नहीं, इस तिर्यक रेखा के एक साइड में बात हो रहा है। अगर ये वाले डंटे के हम ऊपर रहेंगे तो इधर वाले भी डंटे के ऊपर रहेंगे, तो ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, उसका पेयर है। अब यही लॉजिक यहाँ पे जब आता है तो 1 और 5 होता है। 1 और 5 चूंकि जब आपको क्या हो जाता है, ये जब बराबर हो जाता है यानी पैरेलल लाइन होता है ना, तो 1 और 5 आपस में इक्वल हो जाता है। बस यही एक फर्क हो जाता है किसमें, इसमें और इसमें। नॉर्मल वाले में क्या होता है कि भाई ये दोनों के दोनों संगत कोण हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है कि दोनों संगत कोण के साथ साथ इक्वल हो जाते हैं क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो जब कोई पैरेलल लाइन को तिर्यक रेखा काटते हुए जाएगी तो इनके संगत कोण के जो जोड़े होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग संगत कोण के जोड़े लिख रहे हैं। तो क्या क्या हो जाएगा? पहला यहाँ पे हो जाएगा संगत कोण के जोड़े में कौन? एंगल 1 और 5, एंगल 1 और 5। तो मैं यहाँ पे इक्वल 5 भी लिख देता सकता हूँ, इक्वल भी लिख देता हूँ। ये संगत कोण के जोड़े हैं। संगत कोण के जोड़ा भी है और दोनों इक्वल भी है। ठीक है, संगत कोण के दोनों जोड़े हैं और इक्वल है, 1 और 5। ठीक है, अगर इक्वल से समस्या होता हो तो कोमा से लिख के आपको जोड़ा में दिखा सकता हूँ, पर इक्वल भी होता है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए 1 और 5 हो गया। चलिए अभी जोड़ा ही लिख देते हैं, तो क्योंकि बहुतों को तो इसी में कंफ्यूजन होता है। इक्वल तो आप कर ही लेंगे। अब और क्या हो सकता है? क्या ये रूल सिर्फ इसके बाएं तरफ ही चल सकता है? नहीं, उसके दाएं तरफ भी चलेगा, सिर्फ बाएं तरफ नहीं चलेगा, इधर भी। इस तीसरे लाइन के इधर ऊपर साइड में इधर है तो इधर भी अगर ऊपर साइड में है तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के जोड़े कहलाते हैं। और यही बात जब यहाँ पे 2 और 6 के लिए आता है, चूंकि ये पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, इसलिए दोनों फिर आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिलहाल हम लोग जोड़ा लिख रहे हैं, तो कौन कौन हो गया फिर? वही एंगल 2 और एंगल 6, ये भी हो गए। तीसरी और कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अभी हम लोग डंटा के ऊपर चले थे तो इधर भी डंटा के ऊपर चले,
अब हम इस डंटा के अगर नीचे वाला इस एक तरफ में बात करें, ये वाला एंगल, तो इसका संगत कोण ये कहलाएगा। अगर इसके नीचे है तो इसके भी नीचे चलेंगे तो फिर वो संगत कोण हो जाएगा, ये यानी कि 4 और 8 भी संगत कोण के जोड़े हो जाएंगे। 4 और एंगल 8 ये भी संगत कोण के जोड़े हैं। और जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपको ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 3 और 7 कोण के जोड़े हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टाइप का आपके सामने आए और अगर ए बी और सी डी पैरेलल हो तो ये सभी जोड़े हैं, और जितने भी मैंने संगत कोण के जोड़े लिखे हैं वो सभी बराबर होते हैं। सभी आपस में बराबर नहीं होते हैं, वो जोड़ा एक दूसरे से बराबर होता है। जैसे 1 बराबर होगा 5 के, 2 बराबर होगा 6 के, 4 बराबर होगा 8 के, और 3 बराबर होगा 7 के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको किसी क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे दिया है 70 डिग्री का ये कोण है नहीं, बस मान के चलिए, तो 3 का संगत कोण कौन है बाबू? 7 है, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। हो गया, बस समझ में? 3 का 70 डिग्री कौन है? 7, तो ये भी हो गया। अगर 6 को दिया रहता मान लीजिए 50 डिग्री, तो 6 का संगत कोण कौन है? 2, तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। तो यही बस नियम पता रहेगा हमें कि इसका संगत कोण का पहले तो ये पता रहे जोड़ा कौन होता है, और जैसे वो पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल लिख सकते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेंगे लिखने में। ठीक है, तो ये हो गया बाबू, ये काम खत्म। इसको हम लोग सपोर्टिंग के लिए लिए थे, इसको हटा दिया जाए वरना बाद में कंफ्यूज होते रहेंगे। तो ये तो हो गए संगत कोण। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये वाला बात पहले समझ में आया। जरूरी नहीं है कि सब चीजें एक ही दिन में हो जाए, सब कुछ हो जाए, बस जितना हो उतना पकड़ में, उसमें ज्यादा मेहनत ना पड़े, ये जरूरी है। ये वाला बात पहले क्लियर हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। संगत कोण अगर क्लियर हो गया, ठीक, अब एक काम करते हैं, इसी फिगर में हम रहते हैं, चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि चेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा साइड खींचते हैं, क्योंकि यही फिगर है, यहीं पे बात करने में ज्यादा सहूलियत होगा हम लोग को। अब क्या हम लोग के सभी खत्म हो गए? नहीं, अभी तो बहुत है। अब आपको एक इसी में, ये तो हो गया संगत कोण वाला कहानी। अब आपको आएगा एकांतर कोण के जोड़े। अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल्स के जोड़े देखिए। अब इसमें बाबू दो तरह के हो जाते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। पहले मैं इनके जोड़े को लिख देता हूं और उसमें अंतः बाह्य फिर कर दिया जाएगा। तो पहले एकांतर कोण, एकांतर कोण को आसान भाषा में समझिए, मैं यहाँ पे फिर फिगर बना देता हूं। एकांतर कोण का अर्थ क्या हुआ? कोना कोनी, कोना कोनी खेल चलेगा, कोना कोने में खेल चलेगा। जैसे हाई अगर डंटा है, ठीक है, ये अगर डंटा है और एकांतर कोण की तरफ कोना कोनी खेलना है, तो अगर घर के अंदर बात हो रहा है, जैसे एकांतर कोण का बताया, तीसरा डंटा है, अब ई डंटा और ई डंटा के अंदर सिर्फ रहना है, तो कोना कोनी क्या होगा? इसका कोना और इधर वाले का कोना, ये कोना कोना हो गया, ये एकांतर कोण के जोड़े कहलाएंगे। फिर इधर वाला ये कोना, तो इधर वाला ये कोना ले लिए, कोना कोनी, तो ये एकांतर कोण के कहलाएंगे। ठीक है, अगर वही दोनों डंटे के बाहर, उधर भी बाहर इधर भी बाहर जाना है, तो इधर वाला कोना इधर वाला कोना लेंगे तो ये भी एकांतर कोण के जोड़े हैं, और फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण लेंगे तब भी एकांतर कोण के जोड़ा होगा। फर्क क्या होगा? अंतः बाह्य में बस यही फर्क है कि जब इस दोनों डंटा के अंदर बात करेंगे तो एकांतर अंतः कोण हो जाता है, जब इन दोनों डंटे के बाहर बाहर बात करेंगे तो एकांतर बाह्य कोण हो जाता है। मतलब लेकिन रहेगा दोनों अल्टरनेट एंगल्स के ही जोड़े। तो इसलिए मैं सिर्फ अल्टरनेट एंगल लिख देता हूं। अंतः जब अंदर अंदर रहेंगे तो घूम फिर के दोनों तो बराबर होना है, तो आपको तो यहाँ पर रट्टा मारना नहीं है, ऐसा कुछ रटने वाला चीज आ नहीं रहे, आपको ऐसा कुछ डिफिनेशन वाला आ नहीं रहे। आपको तो काम है सीधे कि इनका पेयर लिखने आना चाहिए, और जरूरत पड़े तो इक्वल होता है ये बात पता होना चाहिए। तो यहीं पे मैं वो इसीलिए लिख देता हूं। तो इस हिसाब से मैंने कहा कोना कोनी में हम लोग चलेंगे
तो सबसे पहले अंतः वाले को लिख लेते हैं इसी में, तब फिर बाह्य वाले को भी लिख लेंगे। तो एक अगर पहले अंतः वाले, तो 4 और 6 देख रहे हैं कोना कोनी है। तो यहाँ पे अगर हम जोड़े लिखने शुरू किए, यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ा लिखना शुरू किया जाए, तो पहला जोड़ा क्या होगा? पहला जोड़ा होगा एंगल 4 और 6। दूसरा जोड़ा क्या होगा अंतः के लिए? 3 और 5। ठीक है। तीसरा जोड़ा क्या होगा? 1 और 7 बाहर बाहर के लिए, और इधर के लिए क्या होगा? 3 और 8। सॉरी 3 और 8 नहीं, 2 और 8। थोड़ा ज्यादा स्पेस में ले लिया क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, दूसरे पेज पे फिर हम लोग लिख लेंगे 2 और 8। ठीक है, 2 और 8, 4 6 3 5 1 7 2 8। थोड़ा सा मैं स्पेस बचा ही लेता हूँ, कहीं के लिए इतना ज्यादा यूज करें। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और ऊपर करके लिख देता हूँ, ताकि यहाँ पे और भी कुछ के साथ साथ लिखना है। 2 के लिए मैंने क्या कहा था? 4 6 हो गया, 3 और 5 था, 3 और 5 था। 3 के लिए मैंने क्या कहा था? 1 और 7 था, 1 और 7 था। और 4 के लिए मैंने क्या कहा था? 2 और 8 था। ठीक है, ये हम लोग लिखे थे, वही मैंने फिर से लिख दिया। अच्छा ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या हो गया? ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स के जोड़े हो गए, आपके पेयर हो गए। और फिर वही बात, ये सभी आपस में मतलब जो जो मैंने पेयर लिखा है वो बराबर होता है। जैसे 4 बराबर होता है 6 के, 3 बराबर हो जाएगा 5 के, 1 7 के और 2 8 के। अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, जैसे 1 और 7 आपस में इक्वल होगा, 2 और 8 आपस में इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है 4 और 6 वो आपस में इक्वल होगा, 3 और 5 आपस में इक्वल होगा। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बाहर वाले हो गए। ठीक है, ये इंटीरियर हो गए, ये बाह्य हो गए। ये दोनों अंतः में आ जाएंगे, बस इतना ही ध्यान देना है। और ये दोनों बाह्य में आ जाएंगे। ठीक है, बाह्य हो जाएंगे, बात खत्म। बाहर वाले इंटीरियर और एक्सटीरियर हो जाएंगे। ओके, तो ये एंगल्स के पेयर हो गए। इनको ध्यान रखना है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आप इसमें देखेंगे तो आपने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था, अभी अभी पीछे कैंची वहां पे शीर्षाभिमुख कोण होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी कैंची बन रहा है? आप मुझे बता सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे कौन कौन बन रहा है? शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे कौन कौन है? कोई भी एक पेयर का नाम बताइए। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण किसी एक पेयर का नाम बताइए तो। दो चार, हाँ। तो वर्टिकली अपोजिट में देखिए क्या क्या हो गया? 2 4 1 3 6 8 5 7, ये सभी क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, बिल्कुल। तो बाबू अगर हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात करें यहाँ पे, हालांकि उसके बारे में बात तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग उसके बारे में बात करें, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण एक ही बात है। वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्ट कॉर्ड में मैं VOA लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्योंकि पीछे मैंने लिखा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जोड़े कितने कितने बन गए? एक तो हो गया 1 और 3, एंगल 1 और एंगल 3। दूसरा हो गया 2 4, 2 4। तीसरा हो गया 5 7, और चौथा हो गया आपका 6 8। ये सभी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है बाबू, एक और आता है इसमें, एक ही ओर के अंतः कोण। एक ही ओर के अंतः कोण,
3 और 6 का जो एंगल अगर हम जब इसका हम लोग काउंट करेंगे तो इन दोनों का 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो एक ही ओर का अंतः कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री हो जाते हैं जोड़ने पर। अब फिर इसमें अब निकालना चाहेंगे तो बहुत सारा चीज निकलेगा। अब कितना आपको मतलब कहे नहीं कि अगर सिर्फ ये होता है कि हम लोग 9th पढ़ रहे हैं, मतलब अब सिर्फ वही पढ़ना होता, 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए सिर्फ ज्योमेट्री ही पढ़ना होता तो एक अलग ही कहानी है। अब आप फिर यहाँ पे देखिए सीडी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये वाला एक लाइन यहाँ पे खड़ा दिख रहा है, तो 1 और 2 अगर जोड़ेंगे तो फिर वो आसन्न कोण हो जाएंगे और साथ ही साथ रैखिक युग्म हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 जोड़ने पर 180 डिग्री हो रहा है। बात समझ में आया? 1 और 2 जोड़ने पे 180, 3 और 4 जोड़ने पे 180 डिग्री हो रहा है। आप ऐसे अगर ध्यान देंगे तो 2 और 3 जोड़ने पर 180 डिग्री हो रहा है, 1 और 4 जोड़ने पर 180 डिग्री हो रहा है। मतलब क्या है, मैं तो वैसे भी होता ही है ना कि जितना बुद्धि लगाइए यहाँ पे तो ज्योमेट्री में तो, और आप जितना उनको तोड़ मरोड़ के जितना बन, लेकिन हाँ गलत नहीं होना चाहिए, सही ट्रैक पर रहना है, ठीक है। तो इसमें एंगल्स का खदान है और मेरे ख्याल से अभी हम लोग चलेंगे तो अभी बहुत सारा भी हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग एक इसी पॉइंट पे आज के लिए रोकना ज्यादा सही रहेगा। इन्हीं चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको पीछे की सारी चीजों को मैं रिकवर कराते जा रहा हूँ, धीरे 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 चीजों को देखते जाने। आप इन सब चीजों को अच्छे से मतलब क्लियर रखिए। मतलब ऐसा जब भी मैं आपसे कभी पूछूं, कभी भी आपको आगे आए या ऐसे भी आपके सामने कभी आए कि संगत कोण हमें देखने या कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो भी आप इंग्लिश में हिंदी में जो भी जानते हैं, तो आपको फटाक से ना उसका वो जोड़ा पता होना चाहिए और ये नियम पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल है तो इक्वल होगा। ये सभी रूल्स आपके दिमाग में एकदम आने चाहिए, ठीक है बाबू। तो इस तरीके का हम लोग का यह है। बाकी कल का दिन तो जिन लोगों का एग्जाम हुआ है उन लोग का धक 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 हो रहा होगा, जैसे आप लोग का एग्जाम होता है तो आप लोग का भी धक धक होता है। वैसे कल पॉलिटिशियंस लोग का धक धक वाला है, धक धक करने लगा वाला सिस्टम है। तो कल हम लोग जब तक मिलेंगे तब तक शायद कोई ना कोई गवर्नमेंट बन चुकी होगी और बहुत सारी चीजें हो रही होंगी। तो कल मिलते हैं हम लोग, अपने आगे के क्लास के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, लोग सेफ रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए लोग। फिर मिला जाएगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।